आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ विजय त्रिवेदी जी, समीर छगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे मेहमान। ब्रेक से पहले राहुल गांधी की बात हो रही थी। एक विवादित टिप्पणी पर पहले उनको आज बेल लेनी पड़ी झारखंड के कोर्ट से। उसके बाद फिर उनका ट्वीट सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी इसीलिए ट्रंप को जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो अडानी की जांच कर रहा है एक मामले में अमेरिका। और ये अडानी, अंबानी, मोदी, रूस से तेल, ये सब जुड़ा हुआ है और इसीलिए मोदी के हाथ बंद गए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ट्रंप कह क्या रहे हैं? दरअसल भारत और रूस की दोस्ती ये ट्रंप को सोने नहीं दे रही है। रूस के साथ भारत की ऑयल डील ट्रंप को इतना परेशान कर रही है कि वो दिन रात इसी के बारे में बोल रहे हैं, हर जगह जाकर के भारत का जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्रंप को लेकर यहां अपना मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी कहते हैं अगर मोदी ट्रंप का जवाब देंगे तो अमेरिका में अडानी के लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मोदी के हाथ बंद गए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं अभी और टैरिफ लगाऊंगा। अभी 7 तारीख से 25% के टैरिफ लागू होने थे भारत के ऊपर। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं पेनल्टी लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कोई फिगर नहीं दी है कि कितना होगा। तो लोग अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि ये फिगर बहुत ज़्यादा हो सकता है। पाकिस्तान की 19% पे डील हुई है, बांग्लादेश की भी ऐसे ही कुछ 19-20% पे डील हो गई है। ज़्यादातर जो देश थे उनकी मैक्सिमम 25% टैरिफ पर डील जो है अमेरिका ने कर ली है। तो भारत के साथ क्या वो इससे भी बढ़कर ऊपर कोई एक किस्म की पेनल्टी लगाने वाले हैं? दरअसल ट्रंप की एक मुसीबत ये भी है, या उनका फ्रस्ट्रेशन ये भी है, अमेरिका का राष्ट्रपति तो भारत की बात दिन में 10 बार करता है। भारत का प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम भी नहीं लेता, अमेरिका का नाम भी नहीं लेता। प्रधानमंत्री को छोड़िए, विदेश मंत्री, व्यापार मंत्री, कोई नहीं कह रहा कुछ, सब चुप। गवर्नमेंट हमारी ऊपर के लेवल पर बिल्कुल खामोश है। वो ट्रंप की बात का नोटिस तो ले रही होगी लेकिन दिखा बिल्कुल भी नहीं रही कि हम इससे कुछ परेशान हैं। जवाब दिया जा रहा है लेकिन मंत्रालयों के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा। अब जैसे विदेश मंत्रालय ने कुछ बातें बताई कि भाई ये हिपोक्रेसी है कि हम तेल रूस से खरीदते हैं तो इससे आपको ऐतराज़ है। यूरोपियन यूनियन जो है वो गैस खरीदता है इतनी, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। चाइना खरीद रहा है, हमसे ज़्यादा तेल तो रूस का चाइना खरीदता है, उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। उसको आपने 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है डील करने के लिए। भारत के ऊपर आप बल्ला लेके सवार हो गए हो कि तुम तेल खरीदते हो, अभी हम करेंगे तुम्हारा इलाज। फिर उन्होंने ट्रंप का भी बता दिया कि भाई आप भी करते हैं व्यापार। तो ट्रंप की कुछ बयान है, वो आपको सुनाता हूं। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. I'm not looking for leverage. I'm looking for fairness. We want reciprocal as much as possible. Sometimes reciprocal would be too much for them to handle because it would be a much bigger number. But we want to see some reciprocity. We want to see reciprocal wherever we can. And all I can say is this: our country will be taking in hundreds of billions of dollars. You just said it. Already we're taking in, billions and billions of dollars. And it was very unfair. The world treated us very unfair. अब ये भी जो बात ट्रंप कहते हैं ना, ये बड़ा अनफेयर है, भारत इतना हम पर टैक्स लगाता है। अब इसका भी जरा आप जान लीजिए इसकी हकीकत क्या है। जो इंडिया का वेटेड टैरिफ है, मतलब सारे प्रोडक्ट्स को मिला लीजिए, तो वो 4.6% ओवरऑल पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, टैरिफ जो लगाता है उसका एक वेटेड एवरेज है 4.6% ओनली। हमारे टैरिफ क्या बढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। 1990 में भारत का एवरेज टैरिफ जो था वो 56% था, आज वो घट के 4.5% पर आ गया है। क्या अमेरिका के साथ हमारा व्यापार जो है वो बहुत खराब है, मतलब हम ज़्यादा मनमानी करते हैं? ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने ड्यूटियां घटाई हैं उनके प्रोडक्ट्स पर, उनके मोटरसाइकिल पर पहले, और गिने चुने प्रोडक्ट्स पर हायर टैक्स लगाता है भारत। ऐसा नहीं कि अमेरिका के हर उत्पाद पर लगता है। मोटरसाइकिल पर 50% लगता था, आपने 40% कर दिया। 1600 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल का ऊपर भी 50% था, उसको 30% कर दिया, क्योंकि हार्ले डेविडसन की बड़ी चिंता थी ट्रंप को कि हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल इतनी महंगी हो जाती है ड्यूटी लगने के बाद, भारत में बिकती नहीं है। हार्ले डेविडसन को भारत में व्यापार बंद भी करना पड़ा था। इसके अलावा और बॉर्बन विस्की है, 150% टैरिफ था, 100% कर दिया गया। तो आप, ऐसा नहीं है कि अमेरिका के हितों का ख्याल नहीं रख रहे हैं कि भाई दोनों देश जो हैं वो परस्पर एक मैत्री भाव से और जिसमें दोनों का मुनाफा हो ऐसी कोई डील करें। अच्छा, इसको आप और इकोनॉमीज जो दुनिया की हैं उनके साथ भी अगर आप कंपेयर कर लेंगे तो भी उसमें भारत कोई बहुत अलग से खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। एक प्रॉब्लम जो ट्रंप का है कि भारत अपना कृषि सेक्टर नहीं खोल रहा।
कृषि सेक्टर और डेयरी सेक्टर, ये वो नहीं खोल रहा है। तो इसकी सच्चाई भी आपको जाननी चाहिए। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर को लेकर के देश कितना टैरिफ लगाते हैं ताकि विदेशी कंपनियां ना आ जाएं और हमारा कृषि जो सेक्टर है, एग्री सेक्टर, वो बचा रहे, क्योंकि किसान, हर ज़्यादातर देशों में किसान जो है वही आबादी का बड़ा हिस्सा है। भारत 39% लगाता है, 39% कृषि सेक्टर पर। स्विट्जरलैंड 28.5% लगाता है, नॉर्वे 31% लगाता है, आइसलैंड 23.5% लगाता है, जापान 57% लगाता है एग्रीकल्चरल टैरिफ, 57% लगाता है वो। कोरिया जो है, साउथ कोरिया 12.5% लगाता है, थाईलैंड 27% लगाता है। आप भारत को अकेला इस कतार में खड़ा करना चाहते हैं कि तुम और देशों को अपने देश में व्यापार नहीं करने दे रहे। समीर जी, देखिए, ट्रंप की स्थिति देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति, कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जो बोलता है वो पूरी दुनिया उसे सुनती है और गंभीरता से लेती है। आज क्या हालत है अमेरिका के ट्रंप के नेतृत्व में कि कनाडा उनकी बातों गंभीरता से ले नहीं रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति वो डिसिल्वा लूला ने कहा है कि ट्रंप ने कहा आपको टैक्स पे बात करना है तो मुझे फोन कर लेना, तो उन्होंने कहा मैं आपको फोन नहीं करूंगा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करूंगा और मुझे लगा तो मैं चाइना से बात करूंगा। छोटे छोटे देश आज ट्रंप को गंभीरता से नहीं ले रहे और भारत के ऊपर जिस तरीके से ट्रंप लगातार एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ट्रंप तो प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं, उन्होंने गलत नंबर डायल कर लिया। उनको पता है कि आपको दुनिया लगता है ट्रंप इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई यहां कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा उनकी बातों का? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी का जो आप देखिए ना, लगातार ट्रंप जिस तरीके से बयान दे रहे, सोशल मीडिया पे लगातार जिस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं और वो उकसाने वाले बयान और ट्वीट कर रहे हैं कि भारत सरकार इससे घबराकर, परेशान होकर कोई बयान दे या बोले कि हम ट्रंप से बात करने जा रहे हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल हम बात करने के लिए भेजेंगे, हमारा विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे फोन करे, न प्रधानमंत्री मोदी उनको एक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, न कॉल कर रहे हैं। और यही ट्रंप का डर है कि भारत आज इतना मजबूत हो चुका है कि अगर ट्रंप नहीं मानेंगे तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात बड़ी भारत ने important थी। प्लान बी और प्लान सी तैयार रखा हुआ है। ये खबर आई थी बीच में कि जब ये हमारे प्रतिनिधि मंडल व्यापार सौदे को लेकर के मिल रहे थे, हम वहां गए, वो यहां आए, तो ट्रंप की कोशिश दरअसल ये थी कि ये एक दो बार की मुलाकातें हो जाएं और उसके बाद मोदी के साथ फोन पर हमारी एक बात हो जाए और फोन पर ही डील सील हो जाए। वो काम भारत ने नहीं किया। हम बिल्कुल निटी ग्रिटी डिटेल में जा रहे हैं, एक एक चीज पर उनके साथ जो है हम लोग बार्गेन कर रहे हैं, अगर मैं शब्द इस्तेमाल कर सकूं। और वो ट्रंप इस बात के आदी नहीं है। ट्रंप को लगता है भाई मैं हूं, 4 लोग जाओ बात करके आओ, उसके बाद हमारी बात करा देना, दोनों लीडर हम लोग फोन पर ही खत्म कर देंगे। मोदी ने वो नहीं किया। त्रिपाठी जी, नहीं, ऐसे तो दुनिया चलती भी नहीं है। ट्रंप के भ्रम से दुनिया चलेगी ऐसा तो होने वाला नहीं है। और नरेंद्र मोदी का जो पूरा जिसको कहें कि जो कैरेक्टर है, किसी व्यक्ति का जो पर्सोना होता है, व्यक्तित्व होता है, उसमें एक बात बड़ी एकदम स्टैब्लिश्ड है। वो चाहे वो देश की राजनीति में हो, चाहे विदेशी मामले हो, वो बहुत आराम से ठंडा करके खाने में यकीन रखते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार वो ये झेल रहे हैं। उनके इस 10 साल में बहुत कुछ हुआ और उस 10 साल से पहले क्या क्या हुआ जरा कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति को अमेरिका का वीजा न मिले, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी उन परिस्थितियों से बाहर आए। सामने वाले को, और विशेष करके जब ऐसा कोई मसला हो जहां उन्हें लगता है कि ये बात तो एकदम दुरुस्त है, तो सामने वाले को वो वहां तक ले जाते हैं जहां उसका धैर्य टूटता है। डोनाल्ड ट्रंप का धैर्य टूट गया। और ऐसे वाला कैसे बात होगी कि मैंने फोन कर दिया, ये कोई जाके डील कर लो, पैसा उठा लो वाला है क्या मसला? अरे भाई, ये 2 सोवरेन कंट्रीज के बीच में, 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं, ये इसीलिए भी ना कि बाकी देशों ने तो कर लिया ना उसी तरीके से डील। जापान को धमकाया, जापान ने कर लिया, साउथ कोरिया को धमकाया, साउथ कोरिया तैयार हो गया। बाकी देशों ने भी उस तरह से नहीं किया, लेकिन हाँ, दबते दबते बेचारों को करना पड़ गया कुछ को। लेकिन भारत नहीं करने वाला है ना। हम 142 करोड़ का मार्केट साइज है हमारा। अगर वो बिजनेसमैन है, हम उसी भाषा में बात करें तो हमारा मार्केट साइज इतना बड़ा है कि ट्रंप के लिए परेशानी की वजह हम बनेंगे। हम ईरान, वेनेजुएला, क्यूबा, ये सब नहीं, उनकी गलतफहमी दूर होनी चाहिए। नहीं, एक तो भारत का लेवरेज है इसमें। भारत जो है बहुत एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी भी नहीं है। हमारे पास ज्यादा, हमारी खपत जो होती है वो देश के अंदर ही ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए अगर हमारा एक्सपोर्ट में कहीं कुछ नुकसान भी हुआ तो भारत को बहुत असर नहीं पड़ेगा। और ऐसा ही नहीं है कि आपका सारा एक्सपोर्ट और ट्रेड जो है वो अमेरिका के साथ ही है, और दुनिया के साथ भी आप ट्रेड करते हो। तो भारत इसलिए बहुत ज्यादा इस मामले में परेशान नहीं है। एक बड़े सौरभ जी कि अब इसमें एक चीज सचमुच तय करना चाहिए। अगर ये डील एकदम से टूट जाने की ओर जाती है तो भारत को कड़ाई से डी डॉलराइजेशन के प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ना चाहिए, जो रोक दिया। मैं ब्रिक्स आगे लेके चल रहा। ब्रिक्स की बात बताता हूं। मैं कल सर एक अमेरिकी अर्थशास्त्री को सुन रहा था, एक इंटरव्यू में वो बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये अमेरिकियों को कौन बताएगा कि तुम्हारे राज करने का समय जा चुका।
तुम पीक पर पहुंचकर नीचे उतर रहे हो। अब दुनिया के दूसरे देश आगे बढ़ रहे हैं, और उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लिया ब्राजील, चाइना और इंडिया का, कि आने वाला वक्त इन 3 देशों का है। और यह भी उन्होंने कहा बार बार कि ये जो टैरिफ आप लगा रहे हो, आपको लगता है इससे अंदर अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी? रातों रात इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं हमारे फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ लगाएंगे। इतनी सस्ती दवाई दुनिया में कोई बनाता ही नहीं। आपको लगता है कि मैं वहां महंगी दवाई, भारत की दवाई वहां जो मिलती है महंगी हो जाएगी, तो मेरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर खड़ा हो जाएगा। मैं गाड़ियों के ऊपर इंपोर्ट लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, तो मेरी ऑटो इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। ऐसे चलता है क्या सर? देखिए, वो जो बात हुई ना, सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप साहब के उसको समझे साइकी को, वो चौधरी साहब हैं। अब चौधरी साहब चौधरी ही रहते, भले ही राजपाट रहे ना रहे। और ये हमने सब जगह देखा है। सरदार पटेल ने राज्यों को मिला दिया, राजाओं को ख़त्म कर दिया, इंदिरा जी ने प्रिवी पर्स ख़त्म कर दिया। लेकिन अब भी श्रीमंत हैं बहुत सारे देश में, नवाब भी बहुत सारे बचे हुए हैं, चौधरी साहब भी बहुत सारे बचे हुए हैं। तो वो उस चौधरी साइकी से, चौधरी का मतलब मैं किसी यहाँ पर बात नहीं, चौधराहट करने का मतलब कि जो अपने आप को किंग समझता हो, उसको ऐसे समझना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। किंग जो समझता हो, वो जब तक उस साइकी से नहीं निकलेंगे। और कई बार होता है ना, हमारी सोसाइटी में भी होता है कि आप बड़े साहब हैं, आपके घर के किसी कमज़ोर आदमी ने, जो आपके यहाँ पर काम करता था, नहीं करता था, वो बड़ा हो गया, तो आप लेकिन उससे डील वैसे ही करना चाहते हैं। ये एक जनरल साइकी है। तो वो ट्रंप साहब उस साइकी से नहीं निकल रहे। और भारत की कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी उसकी एक मजबूत ताकत है, इसलिए उसको डील में बहुत मुश्किल, मतलब वो इस डील को टफ तरीके से डील कर सकता है, जो भारत जिस तरह से कर रहा है। अब एक बात और है जो आपने कहा, वो भी महत्वपूर्ण बात है कि भारत जो है ट्रंप की जो भी धमकियां हैं, जवाब है, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा। इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। ये सवाल भी तो किया जा सकता है कि क्यों जवाब नहीं दे रहा। ये भी एक बड़ी वजह, वो जवाब नहीं दे रहा, वो उससे नाराज हो सकते हैं, वो उससे इरिटेट हो रहे हैं, ये समझ में आती बात। लेकिन ये सवाल भी बनता है कि क्यों जवाब नहीं दे रहा। मिनिस्ट्री जवाब दे रही है। मिनिस्ट्री का मतलब सरकार होगी ना, या तो आप कहें कि सरकार जवाब दे रही है, मिनिस्ट्री तो सरकार है ना, मिनिस्ट्री कोई अलग दुकान थोड़ी है। नहीं ठीक, मैं कह रहा हूँ कि हाँ मिनिस्ट्री, सरकार जवाब दे रही है, कि सरकार नेता जवाब नहीं दे रहे। नहीं, नेता कोई होता नहीं है, सरकार, वो नेता केवल ट्रंप साहब ही है, बाकी दुनिया भर में देश सरकारों के हिसाब से चलता है। तो वो सवाल भी महत्वपूर्ण है। और ये डील पर वो कितना आगे बढ़ते हैं, ये मुझे नहीं लग रहा कि खत्म हो जाएगा ये मामला। ना बिल्कुल। तो वो, क्योंकि दोनों को बिजनेस करना ना, बिजनेस वाले लोग हैं ना बहुत, वो जो ये ट्रंप ने लेटेस्ट बात कही है ना, एक चीज और मैं मैंने नंबर नहीं दिया है, अभी मैं लगाऊंगा। आज आपने ये लेटेस्ट धमकी है। हाँ, वो अभी भी 24 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि मैं पेनल्टी को बढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो जो टावर्स बन रहे हैं, ट्रंप टावर्स, उस पर भी कुछ होना चाहिए बात। भाई वो ट्रंप व्यवसायी भी है, अब महंगा है, अब सीसीआई में जाना चाहिए। अब ये वहां तक नौबत पहुंच गई तो फिर बहुत ही खराब मामला चला जाएगा। लेकिन एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताता हूं। ये एक खबर रायबरेली से है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो नेता, पार्टी नहीं उनकी कोई है, अपनी पार्टी बनाए हुए थे शायद, बीजेपी, बसपा, सब जगह उनको भी नहीं पता, इन पर हमला हुआ है। कौन सी पार्टी? एक युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मार दिया। माला पहनाने गया था ये लड़का, और इसी माला पहनाते पहनाते स्वामी प्रसाद मौर्य को इसने थप्पड़ जड़ दिया। फिर सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ा, उसकी पिटाई उटाई भी कर दी। इसको पुलिस जो है वो ले गई। ये देखिए, अब तस्वीर में आपको दिखाई देगा, एक बार जरा तस्वीर अब देख लें। ये जो पीछे व्यक्ति था, इसने किया। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उस पूरे मामले पर आपको बताएंगे कैसे क्या हुआ। जी विशाल। सौरभ, अब से 1 घंटे पहले रायबरेली में पहुंचे थे भारतीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, और उसी दौरान काफ़ी सारे समर्थक वहां पर मौजूद थे। सिविल लाइन चौराहे पर पहुंचे थे और उसी दौरान कार्यकर्ता उनको फूल माला पहना करके उनका स्वागत कर रहे थे। और उसी दौरान एक युवक वहां पर आता है और साथ में उसके एक युवक और बताया जा रहा है, यानी कुल 2 युवकों की संख्या मौके पर थी। युवक पीछे से माला पहनाता है और पीछे से ही थप्पड़ मारता है स्वामी प्रसाद मौर्य को, और जैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करता है, स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक होते हैं वो दोनों युवकों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद बुरी तरीके से मारपिटाई उन युवकों की भी की जाती है। लेकिन चूंकि मौके पर पुलिस मौजूद थी, रायबरेली पुलिस मौके पर मौजूद थी, दोनों ही युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और नजदीकी थाने में ले जा करके दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उनका उद्देश्य क्या था। क्या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इन लड़कों का, किसी पार्टी से जुड़े हैं क्या विशाल? जो आए दिन
देखिए, अब से कुछ देर पहले ही सौरभ हमारी रायबरेली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि अभी वो वेरीफाई कर रहे हैं चीज़ों को और वेरीफाई करने के बाद चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का कोई राजनीतिक कनेक्शन इस मामले में सामने नहीं आया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद तस्वीर साफ होगी और ये पता चल सकेगा कि जो आरोपी युवक हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया है वो किस पृष्ठभूमि से हैं और उसके पीछे उनका असल उद्देश्य क्या था। तो इसीलिए रायबरेली पुलिस दोनों ही क्या कंट्रोवर्सीज रही हैं अभी हाल फिलहाल में स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई विशाल, जिससे कोई नाराज हो सकता हो, ऐसी हरकत कर सकता हो? देखिए, लगातार अगर बात कर लिया जाए सौरभ, तो सनातन को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान आते रहे हैं, चाहे वो रामचरितमानस की ग्रंथियों से शुरुआत होती हो, सनातन के मामले को देते हुआ हो, या फिर करणी सेना को लेकर के विवादित बयान देने गए हों। अब से कुछ दिन पहले की अगर बात कर लिया जाए तो मात्र एक हफ्ते पहले लखनऊ में ही विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर घेराव का ऐलान किया था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। उस दिन तो टकराव रुक गया था, लेकिन लगातार ये टकराव बढ़ता जा रहा था। अलग अलग जो हिंदू संगठन हैं उनके साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की जो विवाद है वो लगातार सामने आ रहे थे। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को यूपी पुलिस की तरफ से पुलिस सुरक्षा भी मिली हुई है। बावजूद इसके वो युवक वहां पहुंचता है, हमला करता है, थप्पड़ मारता है और उसके बाद वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस मौके पर उसको पकड़ लेती है। तो इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान है ये माना जा रहा है कि ये उसी कड़ी से जोड़ के देखा जा रहा है। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य का रिएक्शन भी है हमारे पास, वो भी देख लीजिए आप। अब यूपी सरकार तो पूरा जंगलराज बन गया। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है, क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे, माफिया, अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है और ठाकुर होने का एक लाइसेंस मिला हुआ है कि जैसा चाहो वैसा कानून तोड़ो। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। तो ये करणी सेना का इन्होंने भी नाम लिया अभी, तो क्या करणी सेना से जुड़े लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है? बयान इनके अभी कावड़ियों को लेकर के भी बयान आया था, उन्होंने कुछ कहा था, माफिया शब्द शायद इस्तेमाल किया था कि ये तो गुंडे माफिया की तरह बर्ताव करते हैं। और नेताओं के ऊपर ऐसी हरकत करना वैसे तो किसी के खिलाफ भी गलत है, लेकिन कई बार केवल एक मैसेज देने के लिए कुछ लोग करते हैं कि भाई तुम जो कह रहे हो बहुत खराब बात है। त्रिपाठी जी, देखिए, स्वामी प्रसाद जी लगातार इस तरह की हरकतें करते हैं और ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी इनके ऊपर जूता चप्पल फेंका जा चुका है, इसके पहले भी इनके ऊपर हमले हो चुके हैं। राजनीति से पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं, नहीं कोई इनको पूछने वाला है, न ही कोई इनका साथ दे रहा है। तो ये ऐसे ही ऊटपटांग बातें बोलते हैं। इन्होंने सबके ऊपर ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि मतलब ढेर सारी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो ईश्वर की कृपा है कि वो घटनाएं नहीं हो रही हैं, होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये बयान भी इनको देने से इस तरह से बचना चाहिए। चलिए आगे अब आपको बिहार के एसआईआर की बात बताते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है और पूरे देश में हाय तौबा मची है। पार्लियामेंट नहीं चल रही थी उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट मुख्य सुनवाई से पहले अर्जी पर सुनवाई करेगा। 12 अगस्त को हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर चुनाव आयोग से शनिवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एडीआर एक संस्था है, उसकी तरफ से मांग की गई कि चुनाव आयोग वो लिस्ट सार्वजनिक करे जिनके नाम कटे हैं, जिनको 60-65 लाख बताया जा रहा है। वो कौन लोग हैं जो मर गए हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं कहीं और, जो पते पर नहीं मिल रहे हैं, ऐसे इन लोगों की आइडेंटिटी रिवील की जाए। अब इसके जवाब में चुनाव आयोग ने बताया कि राजनीतिक दलों को हटाए गए लोगों की सूची पहले ही दी जा चुकी है, बट एडीआर ये मांग कर रहा है कि ये पब्लिक की जाए। ये पब्लिक एक सेंस में आप देखें तो वो पब्लिक ही है, वो जब है राजनीतिक दलों के पास, सबके पास। तो दूसरी बात कि आज 6 तारीख हो गई है, 1 तारीख को ये ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो जारी हुई थी। अब सवाल है कि क्या इसमें कोई ऑब्जेक्शंस अभी तक आए, किसी ने आपत्तियां दर्ज कराई हों कि मेरा नाम कट गया या किसी का नाम जुड़ना चाहिए, ये क्यों जुड़ा है, ये तो फर्जी वोटर है। तो ये इसकी डिटेल भी जो है वो आ गई है, वो आपको जाननी चाहिए क्योंकि क्रक्स तो यही है ना, मेन चीज़ तो यही है। तो बिटवीन ये है कि 3 बजे 1 अगस्त से लेकर के आज 6 अगस्त तक 0 क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फ्रॉम पार्टी BLA। पार्टी के जो ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल एजेंट होते हैं, उनकी तरफ से एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई है, एक भी।
मतलब सीधे शब्दों में कि पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। इसके अलावा इंडिविजुअल लोगों ने, इंडिविजुअल वोटर्स ने, वो उन्होंने कंप्लेंट्स की हैं। 3659 के करीब जो हैं क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस आम लोगों ने किए हैं, और 19,000 से ज्यादा लोगों ने फ्रेश एनरोलमेंट एप्लीकेशन भी डाली है। जो काम पिछले महीने हुआ था 19,000 लोगों ने इस बीच और किया है, लेकिन पार्टियों की तरफ से कोई आपत्ति इसमें अभी तक नहीं आई है। विजय जी, पार्टी की तरफ से नहीं होगी, क्योंकि वो इंडिविजुअली आपको भरना भी वहाँ पर पड़ेगा कि कंप्लेंट मेरा नाम नहीं है या मेरा नाम गलत है या किसी और का नाम है। और पार्टियाँ हो सकती है कि इन सबको पाइलअप करके या एक साथ मिलाकर जब आखिरी मौका होगा या जब भी होगा तो वो करेंगी, क्योंकि आपको इंडिविजुअली कंप्लेंट करनी पड़ेगी ना। पार्टी की कंप्लेंट्स पे तो वो उनका न तो नाम जुड़ेगा न नाम कटेगा, इंडिविजुअल उसकी कंप्लेंट भी करनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब ये 3,500 भी आई हैं तो कंप्लेंट तो है ही ना। हाँ, इंडिविजुअल लोगों की कंप्लेंट है, मेरे ख्याल से वो है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है तो देखते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन क्या जवाब दे रहा है, एडीआर अपनी तरफ से कर रहा है। और मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि कोई बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी हुई है तो वो 6 दिन में तो नहीं सामने बड़े नहीं आई है। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो आपने कहा कि चुनाव आयोग ने हटे हुए लोगों की लिस्ट दे दी है राजनीतिक दलों को। ऐसा नहीं है, दी है सर। चुनाव आयोग ने जो हटा दिए है उसके बाद जो लिस्ट है, जो आज की लिस्ट है, वो उन्हें दी है। मतलब जो मौजूदा नहीं सर, 65,66,000 जिनके नाम काटे हैं, जिसमें लापता लोग हैं, जिसमें जो पलायन हो गया है और जो मर गए लोग हैं, उनकी सूची दी है कि आप इन सूचियों को देखिए, ये लोग हमें 2 हफ्ते पहले दी जा चुकी है, आपके बीएलओ को दीजिए। अगर ये ट्रेस होते तो पूरा 1 महीने का समय है, आप इनको लेकर आइए। तो पूरे 12 राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट ने वो 65,66,000 लोगों की सूची सौंप चुका है और पार्टियों ने अपने बीएलओ को दिया। क्या भी ट्रेस आउट पॉलिटिकल पार्टी को दिए तो वो तो पब्लिक ही हो गई ना। हाँ, उसको अलग से नहीं देख सकते। जो पब्लिक पॉलिटिकल पार्टीज को जो लिस्ट दी है वो तो पब्लिक लिस्ट है। अब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको देगा।